बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। एक दफ़ा फिर से आपको इस चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप में से वो तमाम न्यू यूज़र्स जो आज ये वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें ताकि फ़र्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अच्छा, प्रीवियस जो हमने वीडियो के अंदर क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन के अंदर था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है, डिस्कस करें उसकी एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस तो हमने पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में उसको देखा। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसा कि मैं आपको ये बता दूं कि ये पूल ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जो कि साहब इस्तात की तरफ से इन्वेस्ट किए जाते हैं। और ये क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों को बिजनेसेस वगैरह के अंदर सपोर्ट दी जाए, वो लोग जो गरीब होते हैं, और उनको सस्ती से सस्ती और अच्छी चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएं ताकि वो बिज़नेस भी करें और उनको मुनाफा भी हो। बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्याम क्यों किया गया था? क्योंकि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तो फिर दो किस्म के लोग थे, एक कैपिटलिस्ट था और दूसरा सोशलिस्ट था। तो कैपिटलिस्ट ज़रा अमीर होता है, वो क्या कर रहा था कि सोशलिस्ट के जो राइट्स थे वो उसने उसको मारना शुरू कर दिया था, मतलब उस पर गासिब होना शुरू कर दिया था। तो इसीलिए फिर इन सोसाइटीज़ का क्याम आया ताकि उन लोगों के जो राइट्स हैं या जो लेबर्स हैं उनके राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। नेक्स्ट वन इज़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी। वो ये कहता है कि डिफाइन कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्कस इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी मौजूद है। वो ये कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन हु वॉलंटरली पूल देयर रिसोर्सेज फॉर यूटिलाइजिंग देम फॉर द म्यूचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स इटसेल्फ। ये एक ऐसी सोसाइटी है, वंस अगेन, जो कि उन पर्सनस की एसोसिएशंस हैं जो कि रज़ा कराना तौर पे अपने रिसोर्सेज को जमा करते हैं और ताकि उसको म्यूचुअल वेलफेयर के लिए कहीं पे इन्वेस्ट किया जाए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के डेफिनेशन के वंस अगेन जी पार्ट्स कुछ हैं डेफिनेशन के, डेफिनेशन के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी की हुई हैं। वेरी क्विकली मूव करते हैं जी आगे। कहते हैं टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कितनी टाइप्स हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले वो आता है, कहते हैं कि फॉलोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। नंबर वन इज़ द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पेपर में कभी कभी आता है। कहते हैं दीज सोसाइटीज़ परचेजेस गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल टू द मेंबर at cheaper rates than the market. However, the goods are sold to non-member at a market rate. The profit is distributed among the members. कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो कि चीज़ें कंज्यूम करता है। वो ये कहता है कि सोसाइटी में जाके चीज़ें आप डायरेक्टली उस बंदे से परचेज़ करते हैं, ठीक है, और होल से परचेज़ करते हैं और डायरेक्टली जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको सेल करते हैं ताकि उसको सस्ते मिल जाएं, या फिर अगर आप उस पर प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो उन मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दें जो कि इस सोसाइटी के साथ मुंसलिक होते हैं। उसके बाद वो ये कहता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये प्रोड्यूसर आ रहा है। द सोसाइटी प्रोवाइड रॉ मटेरियल, टूल्स एंड मनी ETC टू द मेंबर ऑफ द प्रोडक्शन पर्पज। द मेंबर ऑफ द सोसाइटी प्रोड्यूस गुड्स एट देयर हाउसेज और एट अ कॉमन प्लेस। The output is collected by the society and sold in the market at the wholesale rate. The profit is distributed among the member in the proportion to the goods supplied by the each member. Once again जी, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उन लोगों को यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही होती हैं जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, मुंसलिक होते हैं। अगर उन्हें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, अगर उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो विद द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको वो चीज़ें मिलती हैं। वो बंदे चीज़ें अपनी बना के उसको या तो ज़ाती इस्तेमाल के लिए रख लेते हैं या तो होलसेल मार्केट में उसको सेल करते हैं। थर्ड वन इज़ द मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी collects the produce of its members. It grades them, keep them in the warehouses and sell the wholesale prices. The sales proceeds are distributed among the members. Marketing, देखें जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मार्केटिंग में क्या होता है कि हमने एक कम्युनिकेशन करनी होती है लोगों की और आपस में, कि लोग जो हैं हमारी प्रोडक्ट के बारे में उनको ना होना चाहिए या उनको पता हो। अब मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं कि वेयर हाउसेस में चीज़ें सेफ रखें और उसको सेल करें, लेकिन उसकी पब्लिसिटी के बाद। तो अगर पब्लिसिटी के लिए हमें पैसा चाहिए होता है तो हमारे पास कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनी होती हैं जो कि हमें पैसे प्रोवाइड करती हैं। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। फार्मिंग बेसिकली ये जो खेती बाड़ी से रिलेटेड लोग होते हैं, मुंसलिक जैसे किसान होते हैं, उनके लिए भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है। वो कहते हैं इन दीज सोसाइटीज़ स्मॉल एग्रीकल्चर्स ज्वाइन टुगेदर फॉर कल्टिवेटिंग देयर लैंड। द इम्पोर्टेंट एम ऑफ दीज सोसाइटीज़ इज़ टू इनेबल द स्मॉल एग्रीकल्चरिस्ट टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द लार्ज स्केल ऑफ फार्मिंग। यानी बड़े पैमाने पे अगर आप खेती बाड़ी करते हैं तो पैसे भी चाहिए होते हैं आपको। तो जब आपको पैसे बैंक से लेने पड़े तो बैंक आपको इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, तो वो तो आपके खाते में नहीं होता या तो आपके हक में नहीं होता। तो आप फिर क्या करते हैं, इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास जाते हैं। वो लोग फिर क्या करते हैं जी, आपको सस्ते दामों
जनाब वो देते हैं, लोन वगैरह देते हैं। आप उसकी मदद से क्या करते हैं, आप बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी करते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या हो, फ़ायदा हो। ट्यूबवेल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट जी। ट्यूबवेल, जैसा कि आपको पता है कि जो ज़मीनें होती हैं जहाँ पे आप फसलें वगैरह उगा रहे होते हैं, वहाँ पे ट्यूबवेल की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी जो है बड़ी मकदार में चाहिए होता है। तो ट्यूबवेल लगाने के लिए भी ज़ाहिर है फिर आपको पैसे भी उतने चाहिए होते हैं, ठीक है। उसकी फिर वो आपको पता है कि उसकी बोरिंग वगैरह के ऊपर बड़े अखराजात आते हैं। तो आप क्या करते हैं कि आप जनाब यहाँ पे एक सोसाइटी बनाते हैं जो कि ट्यूबवेल लगवा के दे रही होती है अक्सर किसानों को, या उन लोगों को जो लोग फसलें वगैरह उगा रहे होते हैं। तो उसके लिए भी पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप आसानी से ट्यूबवेल लगा के अपनी फसलों को पानी दें और आपकी फसल जो है वक्त पे तैयार हो जाए। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं। अब दिस सोसाइटी इज़ फॉर्म टू प्रोवाइड द फाइनेंस टू इट्स मेंबर एट अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द परचेज ऑफ द लैंड और हाउस कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। It also provides the raw material to the member on non-profit basis for the construction of the houses. Once again जी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं, अगर उसमें से किसी मेंबर को घर बनाना है और पैसे चाहिए तो बड़े कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या किए जाते हैं, उसको लोन प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो बंदा जो है अपने घर की तामीर शुरू करे या ज़मीन ख़रीदे या मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करे। तो ये भी एक सोसाइटी होती है, इसको जो प्रॉफिट होता है वो मेंबर्स के दरमियान ही डिवाइड कर दिया जाता है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, these societies get the funds from the other financial institution and provide loan to its member at the low rate of the interest. All the member are responsible to return the loan. Society protect the member from the money lenders who gave the loan at the higher rate. अब ये वाली जो सोसाइटी होती है ये डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेके इस सोसाइटी से मुंसलिक जो लोग होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करती है लो रेट पे। अब जो मेंबर लोन ले रहा होता है उसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अदायगियाँ साथ साथ करता जाए। अगर वो साथ साथ अदायगियाँ नहीं करेगा तो उसकी प्रॉब्लम उसी को होगी जो कि बाद में एक आप समझ लें कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ओवरऑल क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए। नेक्स्ट वन इज़ द स्टोरेज कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं जी। वो ये कहता है कि ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं जो कि स्टोरेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स होती हैं ना, दूध दही मक्खन या ऐसी चीज़ें जो जल्द ख़राब हो जाती हैं, तो उसके लिए बड़े बड़े आपको फ्रीज़र्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि आपके पास मौजूद नहीं होते, लेने पड़ते हैं। तो इस तरह की जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं ये आपको फ्रीज़र्स वगैरह तक अप्रोच देती हैं। आप आसानी से क्या करते हैं, उसको लेते भी हैं और उसकी रकम इंस्टॉलमेंट की शक्ल में अदा भी कर रहे होते हैं। स्टोरेज के बाद वो नेक्स्ट वन इज़ द वो कहता है जी ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात कर रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी देखें जी, ट्रांसपोर्टेशन जो है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए ज़रूरी है। तो अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन का बिज़नेस करना है और आपको उस हवाले से कोई कंसेशंस चाहिए तो आप इस तरह की जो सोसाइटीज़ बनी होती हैं उनके पास जाते हैं, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, चाहे आपको अपने बिज़नेस के लिए चाहिए या ज़ाती कारोबार के लिए चाहिए। तो वो आपको एक मतलब कि ट्रैवलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक गाड़ी शाड़ी का अरेंज करके देते हैं या ख़रीद के देते हैं कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ द लेबर कोऑपरेटिव सोसाइटी है जी। ये ऐसी सोसाइटी होती है जो कि लेबर के इंटरेस्ट के लिए बनाई जाती है, या वो लोग जो कि अनस्किल्ड होते हैं उनको स्किल्स वगैरह सिखाने के लिए। शुगर कैन है जी, उसके चीनी के लिए जी सोसाइटीज़ बनती हैं। ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि चीनी की जो फसल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस किया जाए, और जब आपको पता है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस जो हैं वो रीज़नेबल होती हैं सोसाइटी के अंदर। उसके बाद फ़िशरमैन सोसाइटी, ये ऐसी सोसाइटी है जो कि मछलियों के जो तालाब होते हैं ना, जो फार्मिंग होती है, सॉरी फार्मिंग कह रहा हूँ, मतलब कि जो तालाब होते हैं जहाँ पे मछलियाँ वगैरह पाली जाती हैं, तो उसके लिए भी ज़ाहिर आपको लोन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो ऐसी सोसाइटीज़ क्या करती हैं, ऐसी सोसाइटीज़ उस किस्म के लोन की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं या बना कर देती हैं या पैसा देती हैं ताकि वो बंदा एक अपना फॉर्म बना ले, ठीक है, मछली का, और उसमें मछली जो है उसकी प्रोडक्शन शुरू। आपको पता है पाकिस्तान में मछली भी सबसे ज़्यादा खाई जाती है, मोर देन 60 ईच सोसाइटीज़। मछली जो है वो बड़ा बेनिफिट लेता है मछली से। अगर आप चले जाएँ ना, मैं बेसिकली गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ, अगर आप अलीपुर चट्टा वाली साइड पे चले जाते हैं तो पाकिस्तान के सबसे बड़े बड़े फार्म्स हैं वहाँ पे मछली के, यानी बड़े तो नहीं, सबसे ज़्यादा फार्म्स हैं वहाँ पे मछली के। अगर आप देखें तकरीबन मुझे तो उसके दाएँ बाएँ फार्म ही फार्म मछली के नज़र आते हैं। तो जब आप अलीपुर चट्टा पे इन होते हैं ना तो आपको स्पेसिफिक स्मेल आना शुरू हो जाती है मछली की, इतनी ज़्यादा मछली की वहाँ पे प्रोडक्शन होती है। उसके बाद डेयरी फार्म है जी। डेयरी फार्म के अंदर क्या होता है
कि डेयरी की जो आइटम्स होती हैं, डेयरी आइटम्स का आपको पता है ना, दूध दही होता है, तो उसके लिए आपको भैंसों की ज़रूरत होती है। फिर इस तरह जब ये भैंसें वगैरह आएंगी, गाय वगैरह आपके पास आएगी, तो तभी तो आप ऐसी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो भैंसों का भी एक अच्छा खासा बिजनेस होता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ती है, सोसाइटीज़ के साथ मुंसलिक होकर लोन लेके तो उन जानवरों का अरेंज करना पड़ता है जो कि डेयरी आइटम्स आपको प्रोवाइड करती हैं। कोऑपरेटिव इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दीज सोसाइटीज़ आर फॉर्म टू प्रोवाइड द ग्रुप इंश्योरेंस टू द इट्स मेंबर्स। It may contract with the sound insurance company collectively for the lower premium. The cooperative insurance society can also be organized for the issuing policies of the small amount. अब इसमें नेक्स्ट वन इसका क्या होता है कि ये ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि जो कि इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं अपने मेंबर्स को। ग्रुप इंश्योरेंस होता है, जैसे बैंक्स के अंदर इंश्योरेंस होती है ना, तो वो ग्रुप की शक्ल में होती है। तो उससे फिर क्या होता है कि कंपनी क्या करती है कि लोअर प्रीमियम लेती है फिर इस कंडीशन में। मतलब कि अगर एक बंदा 1 साल के बाद 35,000 की इंस्टॉलमेंट देता है, तो ग्रुप में अगर इंश्योरेंस हो गई है तो वो 25 या 20,000 की इंस्टॉलमेंट दिया करेगा। ये उसको एक किस्म का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये भी सोसाइटीज़ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि कलेक्टिवली उनकी क्या की जाए, इंश्योरेंस की जाए। ये जी वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके हवाले से। बाकी आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो को लाइक करें जी, जाते जाते अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, अल्लाह।